हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो हम लोगों ने अभी इसके पहले जो है हम लोगों ने ये पढ़ा था मिड डे मील के बारे में, ठीक है। और गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्कीम लॉन्च किए हुए हैं ताकि गरीब जो लोग को बराबर का अधिकार नहीं मिल रहा है हमारे देश में और हमारी सोसाइटी में, उनको बराबर और इक्वल राइट मिल सके। तो ये सब हम लोगों ने पढ़ा था। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो थे, वन ऑफ हिज ग्रेट लीडर, जो कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। और इन्होंने बहुत ज़्यादा वर्क भी किया है जो अनटचेबिलिटी को हटाने में, और जो लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता था, भेदभाव होता था, तो ये सब इनकी वजह से बहुत कम हुए। तो हम यहाँ से फिर से हम लोग स्टार्ट करते हैं पढ़ना। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। वाइल गवर्नमेंट प्रोग्राम प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इंक्रीजिंग इक्वालिटी अपॉर्चुनिटी, ठीक है, देयर इज अ मच दैट स्टिल नीड टू बी डन. While the midday meal program has helped increase the enrollment and attachment of poor children in school. Okay, तो मिड डे मील की वजह से स्कूल में बच्चों का, जो गरीब बच्चे थे, उनका इनरोलमेंट बढ़ा, उनकी अटेंडेंस इम्प्रूव हुई। उसके बाद जो गवर्नमेंट जो पॉलिसीज़ प्रोग्राम ला रही है वो उससे जो इक्वालिटी है वो काफ़ी बढ़ी है। वो जो समानता का जो अवसर है वो सभी के लिए समान रूप से मिल रहा है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। देयर कंटिन्यूज टू बी बिग डिफरेंसेस इन आवर कंट्री between schools that the rich attend and those that the poor attend. Even today, there are several schools in the country in which Dalit children, like Om Prakash Valmiki, are discriminated and instead treated unequally. These children are forced into unequal situation in which their dignity is not respected. ठीक है, अभी भी हमारे देश में किसी किसी स्कूल में ये सारी चीज़ें होती हैं, डिस्क्रिमिनेशन होता है, बच्चों को के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचता है, उनके साथ अनइक्वल बिहेव किया जाता है, जिससे जैसे ओम प्रकाश वाल्मीकि के साथ उनके स्कूल में किया जाता था। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो ये एक बहुत ही बैड सिचुएशन है जिससे आज भी हम लड़ रहे हैं, क्योंकि ये इस वजह से है क्योंकि दिस इज़ बिकॉज पीपल रिफ्यूज टू थिंक ऑफ देम एज इक्वल इवन दो द लॉ रिक्वायर्स इट। जबकि हमारा जो लॉ है, हमारा कानून है, इन्हें इक्वल राइट देता है, लेकिन जो हमारे समाज के जो लोग ऊंचे दर्जे पे हैं, जो ऊंचे कास्ट के हैं, वो लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट करने से रिफ्यूज़ करते हैं, वो इस चीज़ को मानने से इनकार कर देते हैं। चिल्ड्रन बीइंग सर्व देयर मिड डे मील एट अ गवर्नमेंट स्कूल इन उत्तराखंड। ये पिक्चर आप देख रहे हैं उत्तराखंड की है, जिसमें मिड डे मील दी जा रही है बच्चों को। व्हाट इज़ द मिड डे मील प्रोग्राम? तो आप हमें बताएंगे मिड डे मील प्रोग्राम क्या होता है। ओके, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आपको ये बताना है व्हाट इज़ द मिड डे मील प्रोग्राम। ओके, कैन यू लिस्ट 3 बेनिफिट ऑफ द प्रोग्राम? आपको इसके बेनिफिट भी बताने हैं कि इस प्रोग्राम से क्या क्या बेनिफिट होते हैं, और आपको मुझे ये सॉल्व करके और मुझे दिखाना है हाउ डू यू थिंक दिस प्रोग्राम माइट हेल्प प्रमोट ग्रेटर इक्वालिटी। कैसे आपको फील होता है कि ये प्रोग्राम जो इक्वालिटी या समानता के अधिकार को प्रमोट कर रही है। फाइंड आउट अबाउट वन गवर्नमेंट स्कीम इन योर एरिया। चलिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि आप गवर्नमेंट ने ऐसे बहुत सारी स्कीम बनाई है जिससे सभी को इक्वल राइट मिल सके। तो आपके एरिया में आपको कौन सा ऐसा स्कीम दिखता है? व्हाट डज दिस स्कीम डू? और ये स्कीम क्या है और ये क्या करते हैं? हु इज़ दिस स्कीम सेटअप टू बेनिफिट? ये जो बेनिफिट दिए गए हैं, गवर्नमेंट ने सेटअप किए हैं, वो किसको ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है इससे, ठीक है। तो ये इसका आपको बनाना है। नाउ इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वन। इट इज़ disgraceful to live at the cost of one of self-respect. Self-respect is the most vital factor in life. Without it, man is a cipher. To live worthily with self-respect, one has to overcome difficulties. It is hard and ceaseless struggle around that one drive strength, confidence, and recognition. Man is a mortal. Everyone has to die someday or the other, but one must resolve to lay down
one's life in enriching the noble ideals of self-respect, and in bettering one's human life. Nothing is more disgraceful for a brave man than to live life devoid of self-respect। बी आर अम्बेडकर की ये जो लाइन है, इन्होंने सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में लिखा है कि जो आत्मसम्मान से जीना ही वर्थवाइल है। किसी भी इंसान को अगर सेल्फ रिस्पेक्ट पर ठेस पहुंचता है या उन पर चोट पहुंचाया जाता है तो वो हमारी स्ट्रेंथ, वो हमारे कॉन्फिडेंस, वो हमारे जो पहचान होती है उस पर चोट होती है। और इसके बाद बहुत मुश्किल हो जाता है, ये जो स्ट्रगल होती है वो बहुत काफ़ी मुश्किल हो जाती है। ठीक है, तो हर एक इंसान, कोई भी यहाँ पे अमर नहीं है, किसी न किसी तरह सभी को मरना ही है, एक ना एक दिन मरना ही है सभी को। तो हमें यहाँ अच्छे काम करने हैं, एक दूसरे की हेल्प करनी है, रिस्पेक्ट करनी है, किसी को डिस्ग्रेस नहीं करना है, सबके सेल्फ रिस्पेक्ट को बनाना है। ये एक बहुत ही प्रायोरिटी वाली चीज़ है। वन ऑफ द मेन रीज़न फॉर दिस इज़ दैट एटीट्यूड चेंज वेरी स्लोली इवन दो persons are aware that the discrimination against the law, they continue to treat people unequally on the basis of their caste, religion, disability, and economic status. And because they are women, it is the only when people begin to believe that no one is inferior and that every person deserves to be treated with the dignity that present attitude can change, establishing equality in a democratically society in a continuous struggle, and one in which individual as well as various communities in the Indian contribute to, and you will read more about this in this book। तो यहाँ पर बेसिकली ये कहा जा रहा है कि ये जो हमारे जो समाज में जो ये एटीट्यूड है वो चेंज होगा, जो चेंज हो रहा है वो बहुत स्लो है। आज भी डिस्क्रिमिनेशन होता है, बहुत सारे लोगों को लॉ के बारे में जानकारी नहीं है, जो भेदभाव से जुड़ी हुई जो भी लॉज हैं, कानूनी हैं, वो पता नहीं होता है। और आज भी लोगों को उनके कास्ट, उनके रिलीजन, उनके डिसेबिलिटी, इकोनॉमिक स्टेटस, ये सारे के बिहाफ पर उनसे इल ट्रीटमेंट किया जाता है, मिसबिहेव किए जाते हैं, उनकी डिग्निटी को ठेस पहुंचा जाता है। ये तभी रुकेगा जब इंसान के अंदर खुद से ये चीज़ें आएंगी। हर एक इंसान को के साथ जो ट्रीटमेंट होनी चाहिए वो अच्छा ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि सभी को इक्वल चीज़ें मिले, इक्वल इस जो हमारा जो डेमोक्रेटिक कंट्री है, ये डेमोक्रेटिक कंट्री के साथ साथ डेमोक्रेटिक सोसाइटी भी बननी ज़रूरी है। क्योंकि अगर डेमोक्रेटिक सोसाइटी अगर रहेगी तो यहाँ पर जो इल ट्रीटमेंट, जो स्ट्रगल हो रहा है इंडिविजुअल के साथ, एक कम्युनिटी के साथ, वो कम हो जाएगा, उन्हें वो चीज़ें फेस नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, तो नेक्स्ट, इश्यूज ऑफ इनइक्वालिटी इन अदर डेमोक्रेसीज। ठीक है, यहाँ पे यू आर प्रोबेबली वॉन्डरिंग वेदर इंडिया इज़ द ओनली डेमोक्रेटिक कंट्री इन विच देयर इज़ इनइक्वालिटी एंड वेयर द स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी कंटिन्यूज टू एग्जिस्ट। तो आप तो सोच रहे होंगे कि जो इंडिया है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। ठीक है, और ये डेमोक्रेटिक कंट्री होते हुए भी यहाँ पर ही केवल इक्वालिटी और इनइक्वालिटी के बीच में स्ट्रगल है, और अभी भी हम लोग यहाँ पर इस चीज़ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आपको पता है, द ट्रूथ इज़ दैट इन मेनी डेमोक्रेटिक कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड, बहुत सारे ऐसे डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं जहाँ ये चीज़ें अभी भी मौजूद है। द इशू ऑफ इक्वालिटी कंटिन्यू टू बी द की इशू अराउंड विच कम्युनिटी स्ट्रगल। सो फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल है यहाँ इन द यूनाइटेड स्टेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, आप ध्यान दीजिएगा। In United States of America, the African Americans whose ancestors were the slaves who were brought over from America continue to describe their lives today as a largely unequal. This despite the fact that there was a movement in the late 1950s to push the equal right for African Americans। तो ये हमारे ही देश में नहीं,
अगर आप बाहर निकलोगे तो आपको पता चलेगा कि कई ऐसे देश हैं जहाँ इस तरह की अनइक्वालिटी मौजूद है, लोगों के साथ भेदभाव होते हैं। जैसे कि अफ्रीका के लोग जो होते थे वो स्लेव के रूप में अमेरिका लाए जाते थे उनसे, और उनको स्लेव बनाकर रखा जाता था, उनको बराबरी का हिस्सा नहीं दिया जाता था, उन्हें गुलाम कहा जाता था, और उनके लिए कोई कोई भी स्कीम नहीं था, कोई भी उनको कंफर्ट्स नहीं थे, एडवांटेजेस नहीं थे, उनको कोई समाज में उनको इक्वल राइट नहीं थे। तो उन्हें बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करने होते थे। जो अमेरिकन लेकिन ये जो दिस डिस्पाइट द फैक्ट दैट देयर वाज अ मूवमेंट इन द लेट 1950 में एक मूवमेंट हुआ, एक आंदोलन हुआ, जो एक राइट हुआ अफ्रीकन और अमेरिकन के बीच में। प्रियर टू दिस अफ्रीकन अमेरिकन वर ट्रीटेड एक्सट्रीमली अनइक्वली, इनके साथ बहुत भेदभाव किया जाता था इन द यूनाइटेड स्टेट एंड डिनाइड इक्वलिटी थ्रू लॉ। और फॉर एग्जांपल व्हेन ट्रैवलिंग बाय अ बस, अगर कोई अफ्रीकन बस में कोई गोरा या काला, जो अफ्रीका के लोग होते थे वो काले होते हैं मोस्टली, और जो अमेरिका के लोग होते हैं वो गोरे होते हैं, दे आइदर हैव टू सिट एट द बैक ऑफ द बस और गेट अप or get up, sorry, let me take the brush, and American prior to this African American were treated extremely unequal in the United States and denied equality through law. For example, when traveling by a bus, they either had to sit at the back of the bus or get up from their seat whenever a white person wished to sit. Okay, तो ये अमेरिका में एक प्रावधान था, इनके साथ जो अफ्रीकन थे उनके साथ बहुत गलत व्यवहार किया जाता था, गलत ट्रीटमेंट होती थी उनके साथ। अब एक एग्जांपल, हम छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि जब बस में अगर कोई अफ्रीकन बैठा हुआ है और वहाँ पर कोई अमेरिकन आ गया तो उन्हें वो सीट छोड़कर पीछे जानी पड़ती थी। रोसा पार्क 1913-2005 वॉज एन अफ्रीकन अमेरिकन वूमेन। एक रोसा पार्क नाम की एक बहुत इम्पोर्टेंट है, 1913-2004 एक अफ्रीकन अमेरिकन वूमेन थी जो टायर्ड फ्रॉम अ लॉन्ग डे एट वर्क, शी रिफ्यूज्ड टू गिव हर सीट ऑन अ बस टू वाइट मैन ऑन 1 दिसंबर 1955। 1 दिसंबर 1955 में उन्होंने अपना बस का जो सीट था, वो दिन भर के काम से थके होने की वजह से उन्होंने अपनी सीट देने से रिफ्यूज़ कर दिया। हर रिफ्यूज़ल दैट डे स्टार्टेड अ ह्यूज एजिटेशन अगेंस्ट द अनइक्वल वेज इन विच अफ्रीकन अमेरिकन वर ट्रीटेड एंड विच केम टू बी नोन एज द सिविल राइट मूवमेंट। और ये जो रिफ्यूज़मेंट था, ये एक आंदोलन लेकर आया, एक मूवमेंट लेके आया वहाँ से, और अफ्रीकन और अमेरिकन के बीच में एक वॉर छिड़ गया, जिसे सिविल राइट मूवमेंट के नाम से भी जाना गया। द सिविल राइट एक्ट ऑफ 1964 प्रोहिबिटेड डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रीजन, और उसके बाद 1964 में ये नियम बनाया गया कि किसी को भी उनके डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा उनके धर्म, उनके रिलीजन, उनके नेशनल ओरिजिन से, ठीक है, तो उनके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना होगा। ऑन द बेसिस ऑफ रेस, religion, or national origin, it also started that all school would be open to African American children and they would no longer have to attend separate schools specially set up for them. Despite this, a majority of African Americans continue to be among the poorest in the country. Most African American children can only afford to attend government schools that have fewer facilities and poorly qualified teachers as compared to white students who either go to private school or live in areas where the government schools are highly rated as a private school. सेम हमारे कंट्री में जिस तरह होता है वहाँ पर भी होता था, अफ्रीकन लोगों के साथ उनके बच्चे हाई फाई स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ सकते थे क्योंकि उनकी फीसेस ज़्यादा हुआ करती थी, उन्हें प्राइवेट स्कूल अफोर्ड नहीं कर पाते थे वो, और प्राइवेट स्कूल अफोर्ड ना होने की वजह से उनके वो जो उनको जो शिक्षा मिलती थी, जो एजुकेशन मिलता था, वो उस लेवल का नहीं होता था। इस वजह से उन्हें मोस्टली उन्हें बेरोजगार रहना पड़ता, अनएम्प्लॉयड होना पड़ता था, क्योंकि ये तो
ये अंडरस्टूड है कि अगर अच्छी शिक्षा नहीं मिलेगी हमें और तो हमें अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ भी नहीं हम ग्रैब कर पाएंगे, हम आगे चलकर बहुत अच्छा भी नहीं कर पाएंगे किसी भी फील्ड में। तो यही चीज़ वहाँ के बच्चों के साथ भी होता था, जो वो बच्चे पुअर भी हुआ करते थे और इससे हर एक बच्चे में बहुत प्रॉब्लम हुआ करता था। रोसा पार्क एंड अफ्रीकन, यहाँ देखिए पिक्चर में दे रखा है कि रोसा पार्क सिटिंग अफ्रीकन है, हमें अफ्रीकन अमेरिकन। तो वुमेन चेंज द कोर्स ऑफ अमेरिकन हिस्ट्री विद वन डेफिनेट एक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने ही इससे मूवमेंट को शुरू किया और ये एक नया चैलेंज और एक नई मूवमेंट, एक नया डे अफ्रीकन की लाइफ में लाया। दिस इज अ वंडरफुल थिंग, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, एक्सेप्ट फ्रॉम द आर्टिकल 15 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एक्सेप्ट फ्रॉम 15 आर्टिकल में दे रखा है, ओके। Excerpt from Article 15 of the Indian Constitution, prohibition of discrimination on grounds of religion, race, caste, sex or place of birth। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या आर्टिकल है, किस आर्टिकल के तहत हमें ये जो डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है किसी के जाति, लिंग, धर्म, सेक्स, उनके बर्थ प्लेस के हिसाब से उनको इल ट्रीटमेंट नहीं करना है, ये आर्टिकल 15 में मेंशन है। क्या क्या है, द स्टेट शैल not discriminated against any religion or ground only of religion, race, caste, sex, place of birth or any of them, okay। No citizen shall on grounds only of religion, race, caste, sex, place of birth or any of them be subject to any disability or liability restriction of a nation with regards to, okay। access to shops, public restaurant, hotel and public, वो कहीं भी आ जाने की उनको आज़ादी है, okay। द यूज़ ऑफ वेल्स, टैंक्स, बाथिंग घाट्स, तो ये हम लोग पढ़े ही हैं कि उनको कहीं भी आने जाने की आज़ादी है। प्लेस पब्लिक रिसोर्ट मेंटेन होली और पार्टली आउट ऑफ स्टेट फंड और डेडिकेटेड टू द यूज़ ऑफ द जनरल पब्लिक, ओके। ये सारी चीज़ें हैं। चैलेंजेस ऑफ डेमोक्रेसी, चैलेंजेस क्या हैं डेमोक्रेसी, नो कंट्री कैन बी डिस्क्राइब एज अ बीइंग कम्प्लीटली डेमोक्रेटिक, किसी भी कंट्री को हम लोग फुल्ली डेमोक्रेटिक नहीं कह सकते। देयर आर ऑलवेज कम्युनिटीज एंड इंडिविजुअल ट्राइंग टू एक्सपेंड द आइडियाज ऑफ डेमोक्रेसी एंड पुश फॉर अ ग्रेटर रिकॉग्निशन एंड इक्वालिटी एंड एग्जिस्टिंग एज वेल एज न्यू इशूज। Central to this is the struggle for recognition of all persons as equal and for their dignity to be maintained. In this book, you will read about how these issues of inequality affects various aspects of our daily life in democratic India. As you read this chapter, think about whether the inequality of our persons and their being able to maintain their dignity in upheld. तो इसमें कोई भी जो कंट्री है वो पूरी तरह से डेमोक्रेटिक नहीं हो सकती है। कोई ना कोई कम्युनिटी, कोई ना कोई इंडिविजुअल वो इस जो डेमोक्रेसी का जो रूप है उसको एक्सपेंड करने की कोशिश करता ही है। वो नए नए इशूज डेली आते ही हैं। हर एक इंसान, हर एक पर्सन को अपने इक्वल राइट के लिए फाइट करना पड़ता है। यहाँ पर अपने डिग्निटी को मेंटेन रखने के लिए बहुत सारे उनको हर दिन बहुत सारे फाइट करने पड़ते हैं, स्ट्रगल करने पड़ते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं किस तरह से हमारे डेली लाइफ को अफेक्ट करती हैं डे बाय डे। हर दिन अगर किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है किसी भी बेसिस पर, कोई भी बेसिस पर, किसी भी आधार पर अगर उनके साथ भेदभाव हो रहा है तो वो उस वजह से उस इंडिविजुअल पर्सन पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है ये हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ हमारा ये चैप्टर फिनिश हो रहा है और थैंक यू सो मच, ठीक है। आगे क्वेश्चन आंसर इसका कर लेंगे, ठीक है।